कैसे हैं दोस्तों। सबसे पहले तो 2026 का T20 वर्ल्ड कप जीतने के लिए आप लोगों को, पूरे भारतवर्ष को बहुत बहुत बधाई। आज मैं ये वीडियो कोई मैच एनालिसिस या फिर मैच की समरी देने के लिए नहीं बना रहा हूँ। ये वीडियो बेसिकली वो कहानियाँ हैं जो शायद हमारी आंखों के सामने से निकल जाती हैं, क्योंकि बैकग्राउंड में हर एक कप को जीतने के लिए, हर एक उपलब्धि को पाने के पीछे जो एक बैक स्टोरी होती है, शायद वो हम में से किसी को नहीं मालूम होती। विक्ट्री पोडियम पे पहुंचने की, कुछ सैक्रिफाइसेस की, कुछ कमबैक की, कोई रेजिलियंस की। तो आज जो मेरी ये वीडियो है वो इन्हीं सब स्टोरीज के बारे में बात करने वाली है, क्योंकि ये वर्ल्ड कप शायद अगर देखा जाए तो लोग कहेंगे भारत बहुत आसानी से जीत गया, बट इसके पीछे जो कहानियां हैं कुछ ऐसे खिलाड़ियों की जिन्होंने अपना सब कुछ पीछे छोड़ के देश के लिए मेहनत करी, इस पोजीशन पे अपने देश को लेकर आए कि आज वो वर्ल्ड कप बैक टू बैक उठा रहे हैं। इस वर्ल्ड कप और 2024 के वर्ल्ड कप में थोड़े से फ़र्क हैं। अगर मैं देखूँ तो डिफरेंसेस हैं बहुत। 2024 का वर्ल्ड कप जो था वो शायद बहुत इमोशनल था हम सब के लिए, पूरे देश के लिए, क्योंकि हम 11 साल बाद हम कोई ट्रॉफी जीते थे और उस 11 साल में हमें बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स मिले जब हम बिल्कुल जीत की दहलीज पर आ गए थे, बट शायद वो ट्रॉफी को उठा नहीं पाए थे। चाहे वो 2014 हो, 2016 हो, 2017 हो, 2019 हो, 2022 हो और 2023 50 ओवर वर्ल्ड कप हो। तो ऐसे बहुत से मोमेंट्स हमने एक्सपीरियंस किए थे जो हमारे लिए हार्ट ब्रेकिंग थे। शायद इसीलिए वो 2024 का वर्ल्ड कप जो था वो हम सब के लिए बहुत इमोशनल था। एक एक खिलाड़ी वहाँ जब वर्ल्ड कप जीतने के बाद एक दूसरे से मिल रहा था तो उनकी सबकी आंखों में आंसू थे, सब एक दूसरे से गले मिलके रो रहे थे। लेकिन इस वर्ल्ड कप में जो हमारी टीम थी वो इमोशनल नहीं थी, वो खुश थी, क्योंकि यही तो मैनिफेस्ट किया था उन्होंने जब पहली बार रोहित शर्मा की कप्तानी ख़त्म होने के बाद जब उन्होंने रिटायरमेंट लिया, विराट ने रिटायरमेंट लिया, तो और गौतम गंभीर हमारे नए कोच आए और सूर्या को कप्तान बनाया गया। तो इस पोडियम पे खड़े होने का ही तो मैनिफेस्टेशन था उनका, और शायद उन्हें पता था कि टैलेंट और स्किल सेट उनके पास, उस टीम के पास इतना है कि उनको अगर मौका मिलेगा तो ये रुकेंगे नहीं, ये वहाँ तक पहुँच ही जाएंगे जहाँ इन्हें पहुँचना है, यानी ट्रॉफी तो उठा ही लेंगे। ये जो ट्रॉफी विक्ट्री थी ये इमोशनल होने से ज़्यादा एक सेटिस्फैक्शन था कि जो हमने मैनिफेस्ट किया वो हमें मिल रहा है, हम ये डिज़र्व करते हैं और आने वाले टाइम में हम और ट्रॉफी हम उठाएंगे। अगर मैं कहूँ स्टोरीज, तो स्टोरीज में क्या डिफरेंस था दोनों टीमों के बीच में, दोनों वर्ल्ड कप विजेता टीमों के बीच में क्या स्टोरीज का डिफरेंस था? स्टोरीज का बहुत डिफरेंस है। आप देखें, सबसे पहले विराट, रोहित, जडेजा, ऋषभ पंत, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेज पे वो वर्ल्ड कप लॉस को एक्सपीरियंस किया था। 2023 का किसी ने, 2022 का, 2019 का, 17 का, सब ने कहीं ना कहीं वो हार्ट ब्रेक एक्सपीरियंस किया था और सबके मन में यही था कि इस बार ट्रॉफी तो उठानी है। तो चलिए आइए हम शुरू करते हैं इस वीडियो में कहानी वर्ल्ड कप 2026 की। तो सबसे पहली जो स्टोरी हम बात कर रहे हैं वो है हमारे टीम इंडिया के सबसे बड़े ओपनर अभिषेक शर्मा की। तो अभिषेक जब इस टूर्नामेंट में आए तो वो इंडिया के नंबर 1 T20 बैट्समैन थे। इंडिया के क्या, इनफैक्ट वर्ल्ड के नंबर 1 T20 बैट्समैन थे। आईसीसी रैंकिंग में सबसे ऊपर नाम था उनका और सबने एक्सपेक्ट किया था कि ये लड़का इस टूर्नामेंट में आग लगा देगा। कोई बॉलर ऐसा नहीं था पिछले 2 साल में जिन्होंने उनकी मार ना खाई हो। एक एक्सपर्ट ने यही माना था कि ये अभिषेक शर्मा का टूर्नामेंट है। एक पुरानी
कहावत है कि किस्मत से ज़्यादा और वक्त से पहले कभी किसी को नहीं मिलता। ये लड़का, टूर्नामेंट शुरू हुआ, पहले 3 मैचों में 3 डक। लोग, टीम, स्पेक्टेटर्स, एक्सपर्ट सब हैरान। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अभिषेक को अचानक से हुआ क्या है। टीम यही सोच रही थी कि ठीक है, शुरुआती टाइम है, ही इज़ अ टैलेंटेड मैन, ही हैज़ द स्किल्स और वो कम बैक कर लेंगे। लेकिन क्वेश्चंस तब उठने शुरू हुए जब नेदरलैंड्स वाले मैच में भी उनका 0 आया। स्ट्रिंग्स ऑफ लो स्कोर आते रहे, चाहे वो साउथ अफ्रीका वाला मैच हो, चाहे वो वेस्ट इंडीज़ वाली गेम हो, और सब यही सोच रहे थे कि अभिषेक को अचानक हुआ क्या है। एंड आई थिंक वहीं से सेल्फ डाउट्स, क्वेश्चंस, स्किल पे अपने प्रेशर, ये सब चीज़ें उनके अंदर क्रीप अप होने लगी थी। लेकिन टीम मैनेजमेंट ने, कोचिंग स्टाफ ने, सपोर्ट स्टाफ ने उनके ऊपर से कॉन्फिडेंस ख़त्म नहीं किया था। इवन उनके टीममेट्स, उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी कहा कि मेरे टीममेट्स मुझे हर रोज़ यही आके कहते थे कि तू चिंता मत कर, तू बड़े मैच का प्लेयर है और तू बड़े मैच में रन बनाएगा। और जब वो लड़का रन बनाने पे आया तो उसने ऐसा फाइनल में रंग दिखाया कि न्यूजीलैंड उसके बाद उस मैच में कमबैक ही नहीं कर पाया। एंड आई थिंक ये स्टोरी हमें ये बताती है कि जीवन में हमारे साथ हर समय एक जैसा टाइम नहीं रहता। हम हो सकता है टॉप पे हों एक दिन, लेकिन अगला दिन हमारा कैसा जाने वाला है उसके बारे में हमें नहीं पता होता। दूसरी स्टोरी की बात करते हैं हम। दूसरी स्टोरी जो हमारी है वो है एक ऐसे इंसान की जो पिछले 13 साल से क्रिकेट जगत में स्ट्रगल कर रहा है अपनी पोजीशन को पक्की करने के लिए। उसके साथ के बहुत क्रिकेटर्स ऊपर चले गए जिन्होंने उसके साथ ही करियर शुरू किया था, बट वो अभी भी लड़ रहा था अपनी प्लेस के लिए, अपनी जगह के लिए। और ये जो स्टोरी है, ये है रिडेम्पशन की स्टोरी। ये स्टोरी है एक कमबैक की स्टोरी जो कि आई थिंक हम सभी को के लिए एक लाइफ लेसन है कि जीवन में आप कभी भी कमबैक कर सकते हैं। बस आपको अपने प्रोसेसेस और अपने डिसिप्लिन, अपने आप पे भरोसा रखना है और वही चीज़ें लगातार दोहरानी है जो आप हर रोज़ करते हैं। ये स्टोरी है संजू सैमसन की। आज से 10-12 साल पहले केरला से एक लड़का राजस्थान रॉयल्स की टीम में पहली बार आया। मैंने उसको राजस्थान की टीम से खेलते हुए देखा। एक 19 साल का लड़का। बहुत एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि इस लड़के में बहुत टैलेंट है, बहुत अच्छा प्लेयर है, ही इज़ अ वेरी गुड टाइमर ऑफ द बॉल। एंड बहुत लोगों ने तो उसको रोहित शर्मा की चाइल्ड प्रोडिजी भी बोल दिया था। उन्होंने बोला था कि रोहित जैसा टच है इस प्लेयर में। इस लड़के में बहुत टैलेंट है। इसकी गेम देखी, आईपीएल में इसने बहुत अच्छे स्कोर्स बनाए, बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया। राजस्थान रॉयल्स से ये लड़का फिर दिल्ली डेयरडेविल्स में गया, वहाँ पे भी इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। फिर वापस राजस्थान, जब राहुल द्रविड़ राजस्थान के मेंटोर बने तो ये फिर वापस राजस्थान की टीम में आया और कप्तान भी बना राजस्थान की टीम का। लेकिन वो जो एक चीज़ जो उसने ज़िंदगी भर मैनिफेस्ट की थी, इंडियन टीम की जर्सी, परमानेंट जर्सी मैं कहूँगा, भारतीय टीम से, क्योंकि उसका आना जाना लगा रहा, बहुत मौके मिले उसे विराट कोहली की कप्तानी में, फिर रोहित शर्मा की कप्तानी में, MS धोनी की कप्तानी में भी इनफैक्ट, क्योंकि भारत उस समय अपना नंबर 4 तलाश रहा था तो उन्हें मौके दिए गए, बट वो शायद उन मौक़ों को बना नहीं पाए। रोहित शर्मा की कप्तानी में भी उन्हें मौके मिले, बट उस तरीके से वो अपने आप को प्रूव नहीं कर पा रहे थे, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस नहीं थी उनकी। जब हमारे कोच गौतम गंभीर इस टूर्नामेंट से पहले, इस टूर्नामेंट इनफैक्ट 2 साल पहले कोच बने, तो उन्होंने ये बोला था कि संजू सैमसन ने ऐसा टैलेंट है जो इंडिया की टीम में हमेशा होना चाहिए। और उन्होंने संजू को बहुत मौके दिए और संजू बहुत अच्छा खेल भी रहे थे। 2024 उनका पीक सीजन था जिसमें उन्होंने 3 T20 100 लगाए, 2 साउथ अफ्रीका में, 1 इंडिया में।
और अभिषेक के साथ उनकी ओपनिंग साझेदारी बहुत अच्छी चल रही थी। फिर आया 2025, जहां सबसे पहले इंग्लैंड का दौरा हुआ और शायद उनकी कंसिस्टेंसी उस तरीके से नहीं आ पाई। कोच गौतम गंभीर को उनके ऊपर फेथ था तो वो टीम के साथ तो रहे, लेकिन एशिया कप में उन्होंने अपनी ओपनर की पोजीशन को गवा दिया। यहाँ से संजू का एक तरीके से मैं कहूँगा एक डाउनफॉल शुरू हुआ। ये ऐसा डाउनफॉल था जिसने संजू को अपने आप पे क्वेश्चन करने पे मजबूर कर दिया। वो यहाँ तक सोचने लगे कि क्या मैं इस लेवल के लिए बना हूँ या नहीं। इतने डाउट में रहने लगे कि वो उनकी बैटिंग में भी रिफ्लेक्ट होने लगा था। कितनी बार तो उनको टीम से बाहर भी बैठना पड़ा। एशिया कप में उनको नंबर 5 पे भेज दिया गया था। तिलक को भी उनसे ऊपर प्रमोट कर दिया गया और शुभमन गिल को एज एन ओपनर टीम में देखा जाने लगा। लेकिन शुभमन गिल की परफॉर्मेंसेस उतनी कंसिस्टेंट नहीं आई और उन्हें पूरे ऑस्ट्रेलिया टूर पे उनको एक भी मौका नहीं मिला संजू को, और बहुत ही डिसअपॉइंटेड, बहुत ही ब्रोकन डाउन हो गए थे। उसके बाद एक चेंज हुआ पब्लिक अपील पे, क्योंकि शुभमन की परफॉर्मेंसेस नहीं आ रही थी। लोगों ने सोशल मीडिया पे इस बात पे सवाल उठाना शुरू किया और शायद उसके बाद टीम मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि वो संजू के साथ ही स्टिक करेंगे और उन्होंने न्यूजीलैंड सीरीज़ के लिए संजू को एक मौका फिर दिया। बट संजू उस समय मेंटली इतने शैटर्ड थे कि वो जो 5 चांसेस उनको मिले वो उन 5 चांसेस को प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पाए, और उसी के साथ ये क्लियर हो गया कि इंडिया की ओपनिंग जोड़ी में संजू शायद नहीं हो पाएंगे। अपने इंटरव्यू में भी संजू ने ये बात बोली कि वो इतने ज़्यादा शैटर्ड हो चुके थे, इतने ज़्यादा वो टूट चुके थे कि उन्होंने सोचना ही छोड़ दिया था कि शायद वो वर्ल्ड कप की टीम का भी पार्ट बनेंगे। क्यों उन्होंने ये भी बात बोली कि 2024 के वर्ल्ड कप में उन्होंने देखा था स्टार्स को परफॉर्म करते हुए और वो हमेशा ये सोचते थे कि मेरा मौका कब आएगा। लेकिन उन्होंने अपने प्रोसेसेस को नहीं छोड़ा, वो मेहनत करते रहे और फिर उन्हें मौका मिला एक बार फिर, जब भारत को ये दिखने लगा वर्ल्ड कप में कि उनकी टीम लेफ्ट हैंडेड हैवी हो रही है और ऑपोजिशन ऑफ स्पिनर लगाकर उनको परेशान करने की कोशिश कर रहा है। तो कोच गौतम गंभीर ने जाकर संजू को बोला कि संजू आप खेल रहे हैं। इन बिटवीन जो स्टोरी थी बैकड्रॉप में, उसमें संजू ने बताया कि वो भगवान, क्रिकेट के भगवान हमारे लॉर्ड सचिन तेंदुलकर से भी लगातार टच में थे और सचिन ने भी उनको बहुत अच्छा गाइडेंस दिया, उनको बताया कि उन्हें किन चीज़ों पे काम करना चाहिए, और उसका रिज़ल्ट ये आया कि संजू ने उसके बाद वेस्ट इंडीज़, सेमीफाइनल और फिर फाइनल, तीनों में ऐसा कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिया कि वो गेम चेंजिंग था। उन्होंने ये ठान लिया था कि इंडिया की पूरी बैटिंग उनके अराउंड ही खेलेगी, वो पूरा अंत तक खेलेंगे, और शायद फाइनल में उनको ये रिग्रेट था कि वो गेम को फिनिश करके नहीं जा रहे थे। लेकिन जो परफॉर्मेंस उन्होंने दी उससे हमें एक लेसन तो मिलता है लाइफ का, कि जीवन में हमें हर एक कितने भी उतार चढ़ाव आए, कितने अपॉर्चुनिटीज फेलियर्स हों, कुछ भी हो, हमें अपने प्रोसेसेस को नहीं छोड़ना है, अपने आप पे बिलीव करना है और ये हमेशा याद रखना है कि हमारा दिन भी कभी आएगा।